हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। ज्योग्राफी से संबंधित मैं आपको कुछ यहाँ बताऊंगा, ग्लोब पर पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं यह क्या है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा के दौरान होने वाली घटनाएं, यानी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके परिक्रमा करने के दौरान जो घटनाएं होती है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो वह क्या है, जैसे सबसे बड़ा दिन का होना, सबसे छोटी रात का होना, सबसे बड़ा रात का होना, सबसे छोटी दिन का होना। तो इसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह क्या है? यह पूरा पृथ्वी है। क्या है? यह है हमारा पृथ्वी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह क्या है? पृथ्वी का यह जो है, यह रेखा जो मैंने खींचा है पृथ्वी के बीचों बीच, यह क्या है? विषुवत रेखा। क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा। मैं यहाँ लिखता हूँ विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में क्या है दोस्तों? इक्वेटर। क्या है? इंग्लिश में इक्वेटर। यह विषुवत रेखा है। अब देखिए दोस्तों, यह जो है यह 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री दोस्तों? 0 डिग्री। और यहाँ देखिए दोस्तों, यह जो है यह क्या है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश। यह क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह क्या है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह जो है यह क्या है? यह 0 डिग्री है। यह क्या है? यह देखिए दोस्तों, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री साउथ। तो दक्षिणी अक्षांश है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको इंग्लिश में दे दे या हिंदी में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दिया हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। यह क्या है? विषुवत रेखा, इक्वेटर है। अब देखिए दोस्तों, यह क्या है? 66.5 डिग्री। क्या? 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और यह क्या है? 66.5 डिग्री साउथ। यह क्या है दोस्तों? नॉर्थ पोल। यह पोल है नॉर्थ पोल। यह क्या है? साउथ पोल। यह क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। यह क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो पृथ्वी एक क्या है? गोलाकार है। गोलाकार है पृथ्वी। हमारा पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। और यह विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच है। और इससे ऊपर का भाग जो होता है, इससे ऊपर यह एक गोला है, और यह इससे ऊपर का जो भाग होता है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे का जो भाग होता है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी इसको उत्तरी गोलार्ध इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ हिमेस्फेयर। क्या? नॉर्थ हिमेस्फेयर। उसके बाद इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? साउथ हिमेस्फेयर। तो यह उत्तरी गोलार्ध है, यह दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसकी स्थिति, अब पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, और वह सूर्य जब यहाँ आता है दोस्तों, कहाँ? यहाँ कर्क रेखा पर। सूर्य जब यहाँ, जैसे सूर्य है यहाँ, सूर्य जब कर्क रेखा पर आता है दोस्तों, तो क्या होता है कि कर्क रेखा पर
सूर्य की स्थिति, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहता है। यह उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर रहता है तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि ज़्यादा देर तक यहाँ रहता है। इसीलिए यहाँ क्या होता है कि दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। क्या सबसे बड़ी दिन होती है, सबसे छोटी रात होती है। और जस्ट इसके अपोजिट मकर रेखा पर क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटी दिन होती है। तो यह कब होती है, तो 21 जून को होती है। कब, 21 जून, 21 जून को सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों 21 जून को, तो यह 21 जून को जो घटना होती है यह क्या कहलाती है दोस्तों, तो कर्क संक्रांति कहलाती है। 21 जून को जो सबसे बड़ी दिन होती है उत्तरी गोलार्ध में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आइए दोस्तों इसको ले लेता हूँ। यहाँ क्या है 21 मार्च, 21 मार्च को जो क्या होता है कि सूर्य का स्थिति विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर दो बार सूर्य की स्थिति होती है। एक बार कितना होता है दोस्तों 21 मार्च, और दूसरी बार एक बार कितना होता है 21 मार्च। उसके बाद कितना होता है दोस्तों, तो 22 या 23 सितंबर। एक बार 21 मार्च और दूसरी बार 22 या 23 सितंबर। अब देखिए दोस्तों 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को पूरा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। कब कब दोस्तों, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को क्या होता है कि दिन और रात की अवधि पूरा पृथ्वी पर बराबर होती है। तो आइए लिखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च, 21 मार्च को क्या होता है दोस्तों, पूरा पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। बराबर होती है। 21 मार्च या क्या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर, 21 मार्च या और 22 या 23 सितंबर। सबसे पहले देख लेते हैं 21 मार्च को पूरा पृथ्वी पर दिन और रात क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब बराबर होती है तो क्या होता है दोस्तों, इस घटना को यानी 21 मार्च को की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसंत विषुव। इस घटना को बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव कहा जाता है। तो बसंत विषुव कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 या 23 सितंबर, एक बार और घटना होती है 22 और 23 सितंबर को, जब सूर्य का स्थिति यहाँ रहती है विषुवत रेखा पर 22 और 23 सितंबर को भी रहती है। जैसे 21 मार्च को थी तो यहाँ 22 और 23 सितंबर को रहती है। तो यहाँ भी दिन और रात क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो एक और 22 और 23 सितंबर, मैं सीधा लिख देता हूँ 22 और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि, एरो मार देता हूँ, दिन और रात की अवधि क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है। और 22 और 23 सितंबर की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, शरद विषुव। क्या, शरद विषुव। शरद विषुव, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑटोनोमस इक्विनोक्स। क्या, ऑटोनोमस इक्विनोक्स। तो इंग्लिश में लिख लीजिए इक्विनोक्स। ऑटोनोमस इक्विनोक्स किसको कहा जाता है, तो शरद विषुव को कहा जाता है। और बसंत विषुव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको ऑटोनोमस इक्विनोक्स, और इसको क्या कहा जाता है, स्प्रिंग इक्विनोक्स। क्या, इक्विनोक्स।
इसको वसंत विषुव को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसके बाद 22 और 23 सितंबर को जो घटना घटती है और दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होती है, पूरा पृथ्वी पर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इस घटना को क्या कहा जाता है, 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, तो ऑटोनोमस इक्विनॉक्स। अब देखिए दोस्तों, दिन और रात की घटना बराबर हो गई, सूर्य यहाँ था, उसके बाद यहाँ से अब देखिए दोस्तों, मैं क्रम बाय क्रम लेके चलता हूँ आपको। पहले सूर्य की स्थिति यहाँ थी, तो 21 मार्च को क्या था, दिन रात पूरी पृथ्वी पर बराबर थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से सूर्य ऐसे परिक्रमा करते करते, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते यहाँ आ जाती है। तो सूर्य का स्थिति कहाँ होता है दोस्तों, सीधा कर्क रेखा पर। अब कर्क रेखा पर जब सूर्य की स्थिति आती है तो सूर्य का पूरा प्रकाश क्या पड़ता है, कर्क रेखा पर ज़्यादा देर तक सूर्य का प्रकाश रहता है। इसीलिए इस दिन 21 जून को, और यह सूर्य यहाँ सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर 21 जून को आती है, क्या 21 जून को। तो 21 जून को जब आती है तो यहाँ जो होता है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहता है। ज़्यादा देर तक रहने के कारण यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और सबसे छोटी रात, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो 21 जून को, 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है दोस्तों, तो कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर रहती है। 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर रहती है, और कर्क रेखा पर रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर का, मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ सीधा, सूर्य की प्रकाश ज़्यादा देर तक रहती है। ज़्यादा देर तक रहती है, इसीलिए क्या होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात 21 जून को, और जस्ट इसके अपोजिट यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में मैं यहाँ एक पॉइंट बना देता हूँ, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन। और इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कर्क संक्रांति। क्या, कर्क संक्रांति। तो इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो समर सोलिस्टिक। क्या, समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, अब सूर्य की स्थिति यहाँ आ गई, और उसके बाद जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते रहती है तो उसके बाद सूर्य का स्थिति कहाँ आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ आ जाती है। कहाँ, तो 0 डिग्री यानी फिर से विषुवत रेखा पर आ जाती है। तो विषुवत रेखा पर 22 और 23 सितंबर को मैंने बताया आपको दिन और रात बराबर होती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस इक्विनॉक्स। अब यहाँ से जैसे सूर्य चलती है, यहाँ से सूर्य चलती है, फिर यहाँ से परिक्रमा करते करते चलती है, तो सूर्य कहाँ आ जाती है दोस्तों, तो मकर रेखा पर आ जाती है। कहाँ, मकर रेखा पर आती है सूर्य। जब मकर रेखा पर दोस्तों आती है, तो मकर रेखा पर जब सूर्य आती है, तो अब देखिए दोस्तों, सूर्य
कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ यदि सूर्य रहेगी तो इस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहेगा। इसका मतलब है कि इस दिन जो होगा, इस डेट में क्या होगा कि यहाँ पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ कब आता है सूर्य, तो यहाँ आता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को सूर्य परिक्रमा, सूर्य यहाँ सूर्य की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों, तो सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है और मकर रेखा पर होती है यानी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। सबसे छोटी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब फिर से मुझको यह लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि मैं एक में क्या 21 जून में लिख दिया हूँ कि सूर्य ज़्यादा देर तक रहता है। तो सूर्य का प्रकाश भी यहाँ, सूर्य की स्थिति यहाँ रहती है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, तो सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा देर तक रहता है। तो सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होगा। यहाँ अगर सूर्य की स्थिति रहेगी मकर रेखा पर तो ज़्यादा देर तक सूर्य का प्रकाश रहेगा। कहाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो सीधा मैं लिख देता हूँ कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों और सबसे छोटी रात होगी। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट, यदि सूर्य का स्थिति यहाँ है तो ज़्यादा देर तक प्रकाश रहेगा तो सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन सूर्य का स्थिति यहाँ है और दक्षिणी गोलार्ध में, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ प्रकाश कम पहुँचेगा। चूँकि ज़्यादा प्रकाश यहाँ रहेगा, सूर्य का स्थिति यहाँ रहेगी तो यहाँ कम प्रकाश पहुँचेगा। तो यहाँ कम प्रकाश पहुँचेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रात हो जाएगा और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। क्या, तो इसी दिन यानी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को क्या कहा गया था दोस्तों, तो इस घटना को कर्क संक्रांति कहा गया है था, चूंकि यह कर्क रेखा पर था। अब इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाएगा। क्या, मकर संक्रांति कहा जाएगा। तो इस घटना को सीधा लिखिए, इस घटना को मकर संक्रांति, इंग्लिश में कहा जाए तो दोस्तों मकर संक्रांति इंग्लिश में कहा जाए तो विंटर सोलिस्टिक। क्या, विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, विंटर सोलिस्टिक कहा जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि जब सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी, जब सूर्य और पृथ्वी की बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो 14.96 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सीधा मैं सन लिख देता हूं और अर्थ के बीच की दूरी, इसकी डिस्टेंस जो होती है दोस्तों, बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो होती है कितनी होती है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, इस औसत दूरी से जब सूर्य की
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब औसत दूरी से बढ़ जाती है, यानी इतना से बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। तो जब बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, बीच की औसत दूरी जब बढ़ेगी, दोनों के बीच की, सीधा मैं लिखता हूं औसत दूरी। औसत दूरी में जब वृद्धि होगी, यानी एरो का चिन्ह है ऊपर की तरफ, जब वृद्धि होगी तो इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अपसौर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब क्वेश्चन खूब पूछता है। अपसौर कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाए तो एपीहेलियन। एपीहेलियन। अब देखिए दोस्तों, औसत दूरी बढ़ती है, चूंकि परिक्रमा करता है तो औसत दूरी बढ़ती है, तो औसत दूरी घटती भी होगी। तो औसत दूरी बढ़ती है तो अपसौर होता है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। और यह कब होता है दोस्तों? तो 4 जुलाई। कब? डेट भी पूछता है। 4 जुलाई को होता है। यह घटना कब होता है? 4 जुलाई के। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब औसत दूरी कमेगी, तो औसत दूरी कमेगी तो क्या होता है? औसत दूरी, नीचे एरो का चिन्ह है, तो औसत दूरी, इसका मतलब हुआ औसत दूरी कमना। औसत दूरी कमेगी तो इसको, इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो उपसौर। इस घटना को उपसौर कहा जाएगा। और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहा जाएगा इंग्लिश में। अब यह घटना कब होती है दोस्तों? तो 3 जनवरी को। कब? तो 3 जनवरी को। अब देखिए दोस्तों, इतना से क्वेश्चन आपको, मैंने जो आपको यह कॉन्सेप्ट बताया है, इससे क्वेश्चन जब भी आप पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा? मार दीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस को नोट डाउन करते जाइएगा और अपना एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। मैं जितना बताता हूँ, यह मान लीजिए यह एक ट्रिक ही है, और आपको अच्छी तरह से ग्लोब, पृथ्वी के बारे में जो मैंने बताया, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे, देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।